नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम लोकमंच में। मैं हूं रमेश भट्ट। लोकमंच पे आज का मुद्दा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2012-13 के लिए अपनी सालाना मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद रेपो दर में आधा फीसदी की कटौती की गई है। इससे रेपो दर 8% और रिवर्स रेपो दर 7% हो गया है। दूसरी तरफ सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय ने इस कदम से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन में कमी आ सकती है। जाहिर तौर पर यह उद्योग जगत के लिए आरबीआई का यह कदम राहत देने वाला है, मगर इतना काफी है अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए? सवाल सबसे बड़ा यह है। हालांकि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस कदम को बढ़ावा देने वाला बताया है। लगे हाथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कुछ अतिरिक्त कदम उठाएगी। सवाल यह है वो अतिरिक्त कदम क्या होंगे? इधर आरबीआई की माने तो मौजूदा साल में विकास दर 7.3% और महंगाई दर का आकलन है वो 6.5% के आसपास रहने की उसने उम्मीद जताई है। मगर कुछ अहम सवाल है जो भारत के विकास से जुड़े हैं, आम आदमी के विकास से जुड़े हैं, राजकोषीय स्थिति से जुड़े हैं। वो सवाल, क्या रेपो रेट में कटौती से कर्ज सस्ते होंगे? क्या यह कटौती अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक पाएगी? और क्या इस साल महंगाई, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, आम आदमी को नहीं रुलाएगी? और राजकोषीय स्थिति को क्या सरकार दुरुस्त कर पाएगी? आज लोकमंच पे इसी पे चर्चा। और भारत की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर चर्चा करने के लोकमंच में 4 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जुड़ेंगे, नितिन देसाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अरुण कुमार साहब जुड़ेंगे, आप प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एचपी कुमार, आप सीएमडी हैं एनएसआईसी से। और मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एसपी शर्मा, आप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पीएचडी चैंबर से। आपका चारों का बहुत बहुत स्वागत है। देसाई साहब, सबसे पहले तो आम आदमी यही समझना चाहेगा कि मौद्रिक नीति में जो रेपो दर कम की है, इसके प्रभाव क्या होंगे हमारी अर्थव्यवस्था में? तो आम आदमी के लिए जो जिसने बैंक लोन लिए है, उसमें लेने वाले हैं, उनको कुछ फायदा हो सकता है। बैंकों ने कहा है कि वो ब्याज, अपना लोन के ब्याज कर कम कर देंगे। और मेरे जहन में वो जो उद्योग क्षेत्र में भी कुछ फायदा तो होगा ही। स्टॉक मार्केट में तो फायदा हो ही गया है। बिल्कुल। आज काफी बढ़ गया स्टॉक मार्केट, ये उछल गया है, तो कुछ तो फायदा होगा, मगर इससे सब लेकिन ये जो समस्या हल नहीं होगी। जो एटमॉस्फेयर है इस दौरान, वो कहीं ना कहीं सुधरेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री जो लंबे समय से इस बार को लेकर दबाव डाल रही थी, यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग में कह दिया कि आरबीआई को ग्रोथ रेट के मामले में अगर कुछ करना है तो उसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कम से कम रेपो दर में कम करना होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट में तो काफी कमी आ गई। अगर आप देखो कि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स आता है, उसमें कैपिटल मशीनरी इत्यादि की जो काफी कम हो गया है इस साल। तो जरूर इस साल हम देखेंगे, जब आंकड़े आएंगे, इस साल इन्वेस्टमेंट में कम से कम 2-3% कमी हो गई है। वो तो जरूर ये बात है। ये इससे वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण सिर्फ ये ब्याज कर ही नहीं है। बिल्कुल, और भी कारण है। और दूसरे कारणों पे अब तक सरकार ने खास कुछ किया नहीं। बिल्कुल, सवाल वही है कि एक चीज की है, मगर बहुत सी और चीज करनी पड़ेगी उनको ये इसको हटाने के लिए। दूसरा कि जो हमारी महंगाई की बात है, इसमें इससे सच बताओ तो जो आरबीआई करती है उससे महंगाई पे कुछ बिल्कुल ये बिल्कुल अब क्लियर भी हो चुका है कि मौद्रिक नीति का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव, क्योंकि महंगाई हो रही है हमारे अनाज इत्यादि से। बिल्कुल, ये इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करने से न तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, न तो उसका डिमांड कम होगा। बिल्कुल, तो फिर हम इस पर इससे क्यों निर्भर करते हैं? अरुण कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मौद्रिक नीति को, और खासकर सालाना मौद्रिक नीति को, जिस तरह का आंकलन आरबीआई करती है। लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था में सिर्फ मौद्रिक नीति के इस प्रभाव से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं जो हम देख रहे हैं? देखिए, ये एक मैक्रो पॉलिसी है, इसमें कोई नहीं है। सवाल उठता है कि आज का चैलेंज क्या है, जिस चैलेंज को हमें इस नीति से एड्रेस करना है। तो एक तो एक्सटर्नल चैलेंज है कि जो बाहर की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जिसका आज हमारे ऊपर बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया है।
वहां से एक चैलेंज आ रहा है कि यूरोजोन में बहुत बड़ा क्राइसिस है जी। अमेरिका की इकोनॉमी पिछले क्वार्टर में थोड़ा बेटर की, लेकिन उसके पहले वो भी डिक्लाइन पे थी। जापान की इकोनॉमी भी डिक्लाइन पे थी, चाइना में भी स्लो डाउन हो रहा है और इंडिया में भी स्लो डाउन हो रहा है। यानी कुल मिला के जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है जिसमें हम ये नीतियां बना रहे हैं वो इस समय बहुत चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ शायद गिरे, और जो हुआ भी पिछले एक साल में। दूसरी तरफ चैलेंज हमारा इंटरनल है। एक तो हमारा फिस्कल क्राइसिस है, जो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट जो बढ़ा हुआ है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, जो टारगेट था उससे ज्यादा निकला है। दूसरी तरफ जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में वो बढ़ गया है, क्योंकि जहां एक तरफ पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट स्लो डाउन कर रहे हैं क्योंकि जो बाहर की अर्थव्यवस्था इतनी ठीक नहीं है, तो करंट अकाउंट में भी प्रॉब्लम है। तो मैक्रो में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब आरबीआई की जो नीति है वो कुछ ही हद तक उसमें असर डाल सकती है, पूरा असर एक सीमा है। अच्छा, तीसरी बात एक और है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का स्लो डाउन हुआ है पिछले 1.5 साल में, वो इसलिए कि सरकार में इनएक्टिविटी हो गई है, सरकार में एक क्राइसिस है, क्योंकि इतने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल आए हैं। अब देखिए वोडाफोन के उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके पहले जो आपने 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस कैंसिल हुए और जो बाकी करप्शन के केसेस निकले, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का एक होता था वो कहीं जे बदल गया। बिल्कुल, अगर आप निवेश आकर्षित करना चाहते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, आपको उस तरह का माहौल, उस तरह का वातावरण निवेशकों को देना होगा। एक तो वो, दूसरा इंटरनल, क्योंकि जो बाहर से हमारे यहाँ कैपिटल आता है वो तो महज जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 5-7% होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा इंटरनल क्लाइमेट है 5% जो इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए आपके पास क्या जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, उसमें बहुत बड़ी जो परेशानी आ गई है इस समय। क्योंकि एक तरह से जो पहले मॉडल था क्रोनी कैपिटलिज्म का, कि जिससे आपकी जान पहचान थी मिनिस्टर से, उससे आपने करवा लिया, अब उसमें जो वो हो गया। तो जब तक कि कोई नया मॉडल नहीं निकलता इन्वेस्टमेंट का, डाउन अब देखना यह है कि ये नया मॉडल क्या होता है। और वो आरबीआई के 0.5% डिक्लाइन रिड्यूस करने से रेट से वो नहीं बदलने वाला है। थोड़ा बहुत मदद मिलेगी, इंडस्ट्री के कॉस्ट बढ़ गए थे तो इंडस्ट्री का कॉस्ट कुछ कम होगा, थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी आपको बाकी, जैसा कि देसाई साहब ने कहा, आपको कई और फैसले लेने होंगे। प्रणब मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि अतिरिक्त फैसले, क्या वो अतिरिक्त फैसले उसमें शामिल हैं? डॉक्टर एचपी कुमार साहब, कम से कम अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर को बोलें, बड़ी हायतौबा मची हुई थी कि साहब ये आरबीआई कम रेट कम करेगा, यानी आरबीआई को कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देखे जाने लगा कि सारी कमियों की वजह सिर्फ आरबीआई ने की है, जो लगातार 3 साल में आपने रेट कट नहीं किए, अब किए हैं, बढ़ाते। इंडस्ट्री के लिए आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं देखता हूं कि पिछले 2 वर्षों से जब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए हैं, एक ऐसा माहौल था जिसमें इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा था कि हमें अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जी। और केवल ब्याज दरों की बात नहीं थी, ब्याज दरों की वजह से, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ने से बाकी चीजें भी महंगी हो रही थी, इन्फ्लेशन इफेक्ट भी था। उनकी जो मेजर 60 से 70% लागत है इंडस्ट्री में, वो रॉ मटेरियल की है, कच्चे माल की है, उसके दामों में भी वृद्धि हो रही थी, उसका एक ओवरऑल कैस्केडिंग इफेक्ट था। तो एक माहौल को ठीक करने की आवश्यकता थी। मेरे विचार से कल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, चाहे 0.5% का ही अंतर आया है, परंतु एक रिवर्सल की स्थिति लगने लगी है कि अब उतनी टाइट स्थिति आगे नहीं होने वाली। जबकि जो अनुमान लगाया जा रहा था वो 0.25 बेसिस पर लगाया जा रहा था। 0.5% का रिडक्शन एक बहुत ही अच्छा रिडक्शन इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से लिया है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनका विचार भी यही है कि आगे आने वाले समय में इससे काफी लाभ होगा। हालांकि मैं मानता हूं कि 0.5% से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होने वाला है, परंतु माहौल में जो परिवर्तन आया है, एक पॉजिटिव अप्रोच जो दिखाई दे रही है, हमें एक पॉजिटिव फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में इंडियन स्मॉल इंडस्ट्री को या इंडियन इंडस्ट्री को हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही अपने को दिखाना है। बिल्कुल, आप 6% फॉरेन में क्रेडिट मिल रहा है या रॉ मटेरियल की प्राइसेस में उनको सपोर्ट मिल रहा है, हमारी इंडस्ट्री अगर इन चीजों से वंचित है तो बनाने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर एसपी शर्मा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कदम को? मैं बाकी मुद्दों पे जो देसाई साहब ने कहा, अरुण कुमार साहब ने कहा कि क्या चेंजेस होंगे फ्यूचर में सरकार के सामने, इस पूरे कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो देसाई साहब ने कहा कि एक माहौल की सबसे बड़ी जरूरत होती है। सबसे पहले जो है माहौल, क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। अब देखें, जो करंट रिसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं और कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स हैं, वो जीडीपी का 110% है अब इंडिया में। मींस के इसका जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो बहुत ही हाई है। जो दूसरे इकोनॉमीज में हो रहा है उसको ये बहुत जल्दी कैप्चर करता है।
ग्रोथ स्लो डाउन होता है एडवांस्ड इकोनॉमीज में, तो इंडिया के ऊपर उसका बहुत फर्क पड़ता है, इधर भी ग्रोथ में स्लो डाउन आता है। एक तो ये एक्सटर्नल फैक्टर था। दूसरा, जो यहां पे फूड इन्फ्लेशन इमर्ज हुआ 2 साल पहले, उससे फिर जो इन्फ्लेशन जनरलाइज हुआ, जो कोर इन्फ्लेशन भी 8% से ऊपर चला गया था और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था 10% से ऊपर चला गया था, तो उस टाइम पे आरबीआई के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए यही एक कदम था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, रेपो रेट बढ़ाया जाए, पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया जाए। क्योंकि जो मार्केट्स हैं, सबसे पहले मार्केट्स को के सेंटीमेंट के लिए रिजर्व बैंक के जो पॉलिसी है बहुत काम करता है। जब मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, जब फील गुड होता है इकोनॉमी में, तब जो मार्केट्स ऊपर की तरफ जाती हैं, तो उस टाइम पे इकोनॉमी के इन्फ्लेशनरी होने के ज्यादा चांसेस आप कह रहे हैं कि कल के इस कदम से कहीं ना कहीं फील गुड और फील गुड अच्छा हुआ है और इंडस्ट्री को इसका बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि फील गुड से ही इंडस्ट्री आगे काम करता है। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो पिछले लास्ट फिस्कल में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट था वो 1 लाख करोड़ से कम हुआ था। जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखें तो 1 लाख करोड़ से कम थे वो। बिल्कुल। तो आगे आने वाले टाइम में भी उनका यही फर्क होता। जो बाहर से ईसीबी आ रहा है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, वो 25 अरब का हमने बाहर से लिया है लास्ट ईयर, बिल्कुल, जो कि इंडिया में ही। और इस बार बजट में आपके लिए कई रूट खोले गए ईसीबी के लिए, कम से कम कई सेक्टर से। मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने महंगाई को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये केवल अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल नहीं है। सरकार की साख, सरकार की राजनीति और यहां तक कि सत्ता सीधे सीधे महंगाई से जुड़ी हुई है। तो सवाल यह है, सरकार ने क्या उस मोर्चे में वो सभी कदम उठाए हैं जो महंगाई को नियंत्रित करने में आने वाले समय में उसे मदद करेंगे। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा। स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकमंच। लोकमंच में आज की चर्चा अर्थव्यवस्था को लेकर, खासकर मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद, लेकिन सरकार के सामने जो महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, वह उस मोर्चे पे सरकार ने क्या कदम उठाए। देसाई साहब, आज ही का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 9.47%, एक महीने पहले 8.8%, यानी एक इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और इसको अगर हम नहीं रोक पाते, क्योंकि हमने देखा पिछले कई महीनों से हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा था, इसलिए प्राइसेस, लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होता है उसके बाद प्राइसेस जाने शुरू हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि मैथ डिपार्टमेंट ने कहा कि मानसून अच्छा रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि पिछले साल को हम देख लें, जितनी भी पॉलिसीज में बदलाव किए गए, मेजर बदलाव, वो इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द घूमे हैं वो बदलाव। क्या हम इन्फ्लेशन को, जो हम कंफर्टेबल जोन कहते हैं, उसके इर्द गिर्द ला पाएंगे? देखिए, ये जो इन्फ्लेशन हमने देखा है पिछले 1-2 साल का, वो इन्फ्लेशन तो खास करके हम कहते हैं फूड इन्फ्लेशन, उसमें भी वो फल और सब्जी का इन्फ्लेशन था। आप आंकड़े देखिए, लेकिन आप आंकड़े देखोगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसमें फल सब्जी का था। और सच बात यह है कि हम जो पुराना हमारी थिंकिंग है कि हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमें चावल गेहूं खरीद के सब पीडीएस से सप्लाई करेंगे, उससे महंगाई कम होगी, उससे इतना फायदा होने वाला नहीं है जी। क्योंकि हमारे पास ये दूसरे प्रोडक्ट्सों के लिए कोई भी तरीका नहीं है। बिल्कुल, कभी कभी नाफेड जाके प्याज या आलू खरीद के सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है तो नाफेड सामने आ जाएगा, कुछ खटर पटर चीज इधर उधर करते रहते हैं। मगर खास करके अगर आप देखो तो सबसे बड़ा बोझ महंगाई का इन प्रोडक्ट में था। और इसलिए मैं कहता हूं कि सच बात बताऊं तो महंगाई पे न तो सरकार की अच्छी असर हो सकती है, न तो बुरी असर। सच बात यह है कि सरकार को कुछ कंट्रोल है ही नहीं इन प्रोडक्ट्सों के बारे में, क्योंकि हमने किसी भी तरह की पब्लिक इंटरवेंशन वहां लगाई ही नहीं। लेकिन इंटरवेंशन की बात देसाई साहब, अगर बहुत बड़ा मैकेनिज्म है सरकार का। ये मैकेनिज्म क्या करता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आपका प्राइस मॉनिटरिंग सेल है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपका प्राइस मॉनिटरिंग सेल है। अब अगर आपको मालूम है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी के मार्केट प्राइसेस बढ़ने वाले, आपके पास इसकी कमी है, कोऑपरेटिवाइजेशन आप दूध में देखिए, जहां हमने एक्चुअली आप देखो तो कोऑपरेटिव्स
जो हमारे मार्केटेड मिल्क है उसका 30 से 40% सप्लाई करते हैं, पर वो बहुत है। उससे सरकार को मिल्क मार्केट, डेयरी मार्केट पे कंट्रोल है जी, क्योंकि 30 से 40% ये कोऑपरेटिव से आता है। ऐसी कोऑपरेटिव सिस्टम पेरिशेबल्स के लिए हुई नहीं है। दूसरी चीज, हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट देखिए, इतनी तकलीफ होती है फार्मर को। अगर फार्मर एक एरिया से दूसरे एरिया में अपनी दूसरी मंडी में लेने की कोशिश करे, बहुत मुसीबत है। आड़तिया के लिए ये सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनाया है हमने। अगर उसमें हमें अभी कुछ पेरिशेबल्स में उन लोगों ने बदलाव किया है। इसलिए सच बात बताऊं तो हमारी एग्रीकल्चर बहुत बदल रही है, हमारे डिमांड्स बहुत बदल रहे हैं, और वो हमने सरकारी पॉलिसी में बिल्कुल हमारा कंजम्पशन पैटर्न भी बदल रहा है। हम कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, और जो हमने मिल्क में कोऑपरेटिवाइजेशन से कंट्रोल रखा था मार्केट में, वहां भी महंगाई तो हुई बिकॉज वो इनपुट प्राइसेस बढ़ गए थे, मगर कंट्रोल महंगाई थी, ऊपर नीचे नहीं। ऐसे कि एक महीने 40% आम भाव बढ़ के, दूसरे महीने 20% गिर गए। प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए ऐसा है कि पहले तो हमें देखना कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा सही है या नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 है। और जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें सर्विसेज का महज 16% है। सरकार ये जानती है और उसको कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश में है कि जिससे कि एक जो जनरलाइज्ड प्राइस इंडेक्स हमारा बने जो ज्यादा इजीली रिफ्लेक्ट करे। तो होता क्या है कि सर्विसेज के दाम इधर बहुत बड़े हैं, वो चाहे आप देखिए कि स्कूलों हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट है, सबके, तो वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो इस आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि वो मतलब कोर चीजों से बाकी और सब चीजों में फैल जाता है। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का जो रेट है आज, वो जो आपने आंकड़े बताए उससे ज्यादा है, क्योंकि सर्विसेज का इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा है। दूसरी बात आती है कि जैसे कि देसाई जी ने कहा कि कई कमोडिटीज जो हैं वो पेरिशेबल हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वहां पे सीजनल वेरिएशन बहुत होता है। जैसे कि इस समय आप देखेंगे कि एक लल है, जो वेजिटेबल्स जो आते थे जाड़ों के वो खत्म हो गए हैं, गर्मियों के वेजिटेबल्स अभी आए नहीं है, तो वेजिटेबल्स के दाम दिल्ली में बेतहाशा बढ़े हैं। भिंडी जो 20 रुपए या 25 रुपए होनी चाहिए वो 100 रुपए, 80-100 रुपए की बिक रही है। तो यहां पे ये सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं, सप्लाई चेन आप कैसे बनाएंगे। ये सप्लाई चेन के लिए आपको फार्मर से लेके और मार्केट तक आना है, क्योंकि जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। फार्मर को उतना प्राइस नहीं मिलता है और उसके जो 3 गुना 4 गुना ज्यादा है जब प्राइस जब मार्केट में जब बिकता है, तो उसका मतलब बिचौलिए जो खा जाते हैं। इसके लिए सबसे मुफीद बात है कि आप मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई को आने वो कोई अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके और भी बहुत सोल्यूशन है कि भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट हो, स्टोरेज में हो। जहां पे पहले जो अलाउ किया गया था इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे स्टोरेज इस तरह का नहीं आया है। अब पेप्सी का आप एग्जाम्पल लीजिए, 1988 में जब पेप्सी आया तो उसने ये कहा था कि हम जब पोटैटो रेवोल्यूशन और टोमेटो रेवोल्यूशन पंजाब में ले आएंगे। कुल मिलाकर उन्होंने 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ 80 फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिला। तो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से होगा, आपको और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जो रिसर्च करना पड़ेगा आपको, उसको जो रिसर्च है उसको आगे स्प्रेड करना पड़ेगा फार्मर्स में, फिर आपको सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, इसमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह आए। और सिर्फ ये जो एफडीआई इन रिटेल है उससे नहीं होने वाला है, उसके लिए और भी बहुत कदम उठाने। तो कुल मिलाकर कदम तो है नहीं, ये एक कदम है, पर इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल है इस समय, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। हमने जितने भी सर्वे कराया है उसमें फार्मर्स को भी फायदा है, नहीं, कंज्यूमर को भी ऐसी बात नहीं है। इसमें दोनों व्यूज हैं कि एक तरफ कहते हैं कि भाई कंज्यूमर को भी फायदा है, एक तरफ कहते हैं फार्मर्स को भी है। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनसे वो माल नहीं उठाया जाएगा, और वो जो बिचौलिए उसमें क्रिएट होंगे वही माल उठाएंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स से नहीं डील कर पाएंगी। देसाई साहब, हम हमारे मिल्क कोऑपरेटिव से क्यों नहीं सीखते हैं कुछ कि हाँ, हमने मल्टी ब्रांड फॉरेन रिटेल तो नहीं किया था। डोमेस्टिक कोऑपरेटिव्स ने पूरी सिस्टम बनाई और वो भी ऑर्गेनाइज है। जो हमारी मदर डेयरी का दूध बढ़िया मिलता है, 93% अनऑर्गेनाइज है सर। नो, ये सेक्टर नहीं, इन द मार्केटेड मिल्क 30% 40% इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव डेयरीज। दूसरा भी अनऑर्गेनाइज इतना नहीं है। जो मेरे बचपन में अनऑर्गेनाइज था अर्बन मिल्क मार्केटिंग, वो दूध वाला आके देता था, वो बिल्कुल चला गया है। आज 30 से 40% आप देखिए, आप पूछिए, हम 4-5 बेटे हैं, हमारा दूध घर पे कहां से आता है? मदर डेयरी से आता है या और कोई ग्वाले से आता है? दैट इज द बिग डिफरेंस। उसके लिए मल्टी ब्रांड फॉरेन रिटेल किया आपने? नहीं, आपने यहाँ ही एक सिस्टम बनाया। आप कह रहे हैं आपके पास स्वदेशी फॉर्मूला है साहब, आप उस स्वदेशी फॉर्मूले को अपनाइए। फर्स्ट क्लास फॉर्मूला है, आप देखिए जो मिल्क में रेवोल्यूशन आया है। इसमें एक अंतर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव्स का
जो हमारे यहाँ फॉर्मूला रहा है वो अच्छा रहा है, पर कोऑपरेटिव्स एक प्रोडक्ट में तो बहुत अच्छा है जी। आपको मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाना है तो सभी लोग मिलके मिल्क को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और उसके लिए उसकी प्रोसेसिंग करके डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो एक तो है नहीं, सैकड़ों आइटम्स हैं, उनको आप कैसे कंबाइन करेंगे, सारे फार्मर्स को निकाल के और एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो बेसिक इश्यूज की बात हो रही थी इन्फ्लेशन के, उसमें मेरे विचार से जो दो मुख्य इशू आते हैं वो आते हैं, एक तो हमारी सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की इस समय बहुत कमी है जी। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से जो हजारों लाखों बिचौलिए किसान और फाइनल आउटलेट के बीच में काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, तो किस तरह से करे? वही कह रहे हैं कि आप बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए जो पैसे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप अपना घरेलू मेरा कहना ये है कि कोऑपरेटिव डेवलप करिए जिससे कि वो मार्केटिंग करेंगे, जो अभी तो मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरा इश्यू दूसरा था, लेट मी कंप्लीट दैट। मेरा इश्यू ये था कि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। पैसे की बात तो दूसरी आ गई, मैं एफडीआई की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी तो लाइए। कहा है इंडिया में कि सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा कैसे करेंगे? किस चीज की टेक्नोलॉजी? देखिए हमारे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर रिटेल में इंडियन हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। वो दूसरी वजह से हुआ है, वो इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है। लेट मी कंप्लीट दैट माय आर्गुमेंट। फर्स्ट इज सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक नहीं हो पाया, ना ही मुझे इंडिया में इसके लिए कोई बहुत बड़ी पॉलिसी सामने आती नजर आ रही है, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री से हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है, वो है जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हमारी हो रही है कमोडिटीज एक्सचेंजेस में, फूड प्रोडक्ट्स की और कमोडिटीज की। इसका जो हमें जो फीडबैक है उसका इंपैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर, रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर, इवन फूड कमोडिटीज के ऊपर बहुत अधिक देखा गया है। मेरे विचार से इसमें भी, हालांकि गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर किया है, कुछ आइटम्स को बैन भी किया है, और अधिक इसमें काम करने की आवश्यकता है इसके ऊपर। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। सवाल मांग और आपूर्ति के बीच एक भारी अंतर का है, और उस अंतर को पाटने के लिए जो बुनियादी ढांचे की आपको जरूरत है, चाहे वो कोल्ड चेन बनाने की बात हो, अच्छी तकनीक की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो आएगा कहां से? ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा। का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लोकमंच में आज आरबीआई की मौद्रिक नीति को लेकर, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है महंगाई को लेकर, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? डॉक्टर शर्मा, यहां पर दो तीन बातें हुई कि देसाई साहब ने कहा कि आपको अपना फॉर्मूला अपनाना चाहिए, कोऑपरेटिव सिस्टम, स्पेकुलेशन की यहां पर बात हुई, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की यहां पर बात हुई। यानी हमारे पास रास्ता क्या है ताकि हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपना सके, ताकि आने वाले समय में कम से कम ये कह सके इन्फ्लेशन इतनी बुरी तरह नहीं परेशान करेगा सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो किसानों को एजुकेट करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक किसानों को सही से इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है कि उनको क्या उगाना चाहिए और किस चीज का इकोनॉमी में डिमांड है जी। अब पीछे का एक एग्जांपल देता हूं। 2 महीने पहले पंजाब में देखा गया कि आलू का जो खेती था वो बुरी तरीके से किसानों ने खराब कर दिया। वो इतना ज्यादा पैदा हो गया कि उसको डैमेज करना पड़ा, प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि रोड पे फेंक दिया। वही जो आलू था दिल्ली में 10 रुपए केजी बिक रहा था और अब वो 20 हो गया। ये 2-3 महीने पहले की बात है। अगर अच्छे से मार्केट इंटेलिजेंस किया जाए कि किस चीज की कमी है, किस चीज को पैदा करना चाहिए, किस चीज। अब देखिए, पेरिशेबल आइटम्स में इन्फ्लेशन क्यों है? पेरिशेबल्स का जो डिमांड था, जो सरकार ने एंटिसिपेट किया, वो 4% पे एंटिसिपेट किया, लेकिन पेरिशेबल्स का जो डिमांड है वो 7-8% पे ग्रो कर रहा है। और ओवरऑल इकोनॉमी जो 2000s में 10 साल में 2000 से लेकर 2010 तक उसका जो ग्रोथ रेट था वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी नीचे था। तो इन सब चीजों को सबसे पहले एंटिसिपेट करने की जरूरत है, उनके लिए इंटेलिजेंस करने की जरूरत है कि इकोनॉमी में किस चीज की डिमांड हो रही है, किस चीज के लिए आने वाले टाइम। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप डिमांड को लॉन्ग टर्म के लिए एंटिसिपेट नहीं करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आज के 20 साल बाद क्या होगा, आज के 50 साल बाद क्या होगा। आप सोचते हैं कि इस साल मेरे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है,
भाई आप उसको एंटिसिपेट करिए, 20 साल के लिए करिए, 2020 में 30 में क्या डिमांड रहेगा उसके लिए अभी से यत्न करने तो आपको होंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज करने होंगे। और छोटी छोटी चीजें जो किसानों को एजुकेट करने की, छोटे मंडीज में जाके उनको मार्केट्स के साथ लिंक करने की, ये सब चीजों की जरूरत है। यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मार्केटिंग रिफॉर्म। अब देखिए एग्रीकल्चर में 7 मीडिएटर आ जाते हैं। जो सब्जियों के भाव हम बोल रहे हैं कि भी 80 रुपए हो गए, 90 रुपए हो गए, 100 रुपए, तो इसमें मीडिएटर कितने हैं? 7। अगर वो डायरेक्ट हो जाए, अगर मीडिएटर को हटा दिया जाए तो वही प्राइस आपको 50 और 40 रुपए पे आ जाएगा, आधा तो एकदम से ही कट हो जाएगा। बिल्कुल। मैं देसाई साहब अब फिस्कल फ्रंट पे आता हूं, क्योंकि ये इस बजट में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने रखा है, सरकार के सामने एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ जो ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और यहां तक ये हमारे ऑयल पीएसयू हैं, उन्होंने सरकार से सीधे कह दिया या आप टैक्स कम करिए या हमें आप पैसा दीजिए या आप दाम बढ़ाइए। यानी इसके भी कास्केडिंग इफेक्ट क्या होंगे, इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं हर्ट करेगा आपके इन्फ्लेशन को। यहां आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ आप 2% सब्सिडी के तौर पे आपने काम बजट पे रखेंगे क्योंकि आप अपनी सब्सिडी को नीचे लाना चाहते हैं, आपने उसके लिए एक टारगेट फिक्स किया है। हाँ, बट वो देखना है कि टारगेट का कुछ कर पाएंगे कि नहीं। खास करके उन लोगों ने 2% कहा है। आज मेरे ख्याल में अगर कुछ न करे तो 2 से कुछ 2.3, 2.4 के आसपास निकलेगा सब्सिडी का बिल। अगर वो 20 सब्सिडी बर्डन सब मिला के उनको 20% कम करना है, अगर करना है फूड पे तो कर नहीं सकते। बिल्कुल, फूड पे तो बढ़ेगा क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी बिल वहां तो कुछ कर नहीं सकते। फर्टिलाइजर में वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ला रहे हैं, उसमें भी कुछ तकलीफ हो रही है, उसमें तकलीफ हो रही है। भाई यूपी का इलेक्शन होगा तो शायद कर भी पाएंगे, क्या भरोसा। तो तीसरी चीज ये है कि तो मेन एरिया वहां जो 2% जो करना है, तो मेन एरिया इज ऑयल, वहां उनको दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। और कैसे बढ़ाएं? डीजल का तो विदाउट टचिंग डीजल यू कैन नॉट। अगर डीजल के भाव आपकी बढ़ाओ नहीं तो आप सब्सिडी बिल वहां कम नहीं कर सकते हो। तो डीजल के भाव बढ़ाने में 1000 तकलीफें हैं। कोई लोग कहते हैं कि डीजल का भाव मत बढ़ाओ, सिर्फ डीजल गाड़ी के पे टैक्स ज्यादा कर दो, पर उससे ऑयल उस पर तो फायदा होगा नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कहा तो है प्रणब जी ने, मगर देखते हैं करते हैं कि नहीं। आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। मैं कहने के लिए तैयार हूं कि अगले साल जब मैं बजट का प्रोग्राम कहूंगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा, उन लोगों ने 2% कहा था मगर ये 2.3, 2.4 के नीचे नहीं ला पाए। प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, ये सबको मालूम है कि ये पूरी तरह पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर नहीं होता, मुझे याद है 2009 में चुनाव से ठीक पहले तेल के दाम $147 से नीचे गिरकर $38 प्रति बैरल तक आ गए। तो वो सबसे मुनासिब समय था जब आप उसको रिकंट्रोल करते, तब आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, लेकिन आपने उसको रिकंट्रोल नहीं किया। यानी जब तक आप पॉलिटिकल हिसाब किताब से आप तेल के दाम बढ़ाएंगे, कम करेंगे, इलेक्शन, यहां तक कि आप एमसीडी के इलेक्शन का भी ध्यान रख रहे हैं, जी हाँ, तो किस तरह से आप अपना फिस्कल डेफिसिट नीचे लाएंगे? देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा है। बिल्कुल। अब अगर इकोनॉमी स्लो डाउन करती है तो रेवेन्यू कलेक्शन उतना नहीं होगा जितना एंटिसिपेट कर रही है। तो सिर्फ ये सब्सिडी की बात नहीं है, जो इसमें कैलकुलेशन है, जो इस बजट में जो दिया है, जो आपके बजट एट ए ग्लांस में है, उसमें एस्यूम किया गया कि की ग्रोथ होगी, जबकि ऑलरेडी ग्रोथ रेट गिर के मुझे लगता है 6.5%, 6.9 तो बजट में कहा गया है, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर की ग्रोथ के आंकड़े हैं वो दिखाएंगे और गिर गए हैं। तो इसलिए मतलब ये 6.5 भी नहीं होगा इस साल का ग्रोथ रेट, और अगले साल का रेट ऑफ ग्रोथ अब सडनली 1% बढ़ जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो डेफिसिट है वो कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो सरकार कह रही है, और उसमें सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं है। लेकिन जहां सब्सिडी है पेट्रोलियम गुड्स के बात, अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करे तो वो संभव है कि आप उसको प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं, और जो ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको भी आप प्राइस इंक्रीज दे सकते हैं। पर सवाल ये कि जब आप जो एक्साइज ड्यूटी कट करेंगे या बाकी और जगह कट करेंगे तो उसका रेवेन्यू कहां से रेज करेंगे? तो 49,000 करोड़ तो पहले ही अपना तो मेरा मानना है कि हमारे देश की जो काले धन की अर्थव्यवस्था वो इतनी व्यापक है, वो करीब 50% है जीडीपी के मेरे अनुमान से। अगर आप चाहें तो 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकता है, पर लेकिन वो इच्छा शक्ति की बात है। अगर हमारी पॉलिटिकल विल होगी, उसको हम टैप करेंगे, और सरकार कह रही है कि हम कदम उठा रहे हैं कि उससे कंप्लायंस इंप्रूव करें और तरह तरह से और करें, तो अगर ब्लैक इकोनॉमी को फ्रंटली डील किया जाए
तो हमारे पास काफी रिसोर्सेज आ सकते हैं, और जब वो रिसोर्सेज आएंगे तो हम मतलब एक्साइज ड्यूटी वगैरह कट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उस रिसोर्सेज को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, जो ये टारगेट रखा गया ये अचीवेबल नहीं है। नहीं, ये टारगेट तो अचीवेबल नहीं है। आज के जो कैलकुलेशन है, बजट के जो कैलकुलेशन है, उनमें जो बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ जो एज्यूम किया गया है वो होने वाला नहीं है। पर लेकिन मैं इसमें काले धन की अर्थव्यवस्था से एक और चीज जोड़ूंगा कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की जिसकी बात की गई, वो भी काले धन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी कमोडिटी का दाम आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो काले धन की अर्थव्यवस्था से लिक्विडिटी आ जाती है। आरबीआई चाहे टाइटन अप करती रहे पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बार बार देखा कि विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ अनियंस जो प्याज के दाम 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने कैसे होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी निकल आती है ब्लैक इकोनॉमी से। तो इसलिए ब्लैक इकोनॉमी का डुअल इफेक्ट है, एक तरफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और जो इन्फ्लेशन है और जो करप्शन है उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। कहीं ना कहीं और फिर वहां पे जो फिस्कल, अगर इस इकोनॉमी में अगर कुछ आप निकाल के भी लिया, कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है, कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि आपके पास 3G नहीं है जो आपको 1 लाख करोड़ दे देगा। 3G अगर हो भी तो भी ये जो आज के आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो बजट के कैलकुलेशन उसमें परेशानी। देसाई साहब मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिस्कल फ्रंट के अलावा IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को नीतियों में फैसला लेना होगा, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लानी होगी, क्योंकि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करेंगे तब तक आप 8%, 9% की ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकते, खासकर एनर्जी सेक्टर की हम बात करें। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। का स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकमंच। लोकमंच में आज बात भारत की अर्थव्यवस्था की दशा दिशा क्या होगी। मौद्रिक नीति का ऐलान हो चुका है, सरकार कह रही है कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं IMF का कहना है कि सरकार को कई मोर्चों पे एक साथ हमला बोलना होगा, तभी जाके जो आपने टारगेट रखे हैं बजट में वो आप अचीव कर सकते हैं, चाहे वो सब्सिडी के मसले पे हो, चाहे वो विकास दर के मसले पे हो, या चाहे आपके फिस्कल फ्रंट के मसले पे हो। लेकिन सवाल कई हैं। शर्मा साहब, अब बुनियादी सवाल ये है कि आपने एक टारगेट रख लिया फिस्कल डेफिसिट का, आपके सामने कई मोर्चों पे कई चैलेंजेस हैं। आपने 12 5-ईयर प्लान का अप्रोच पेपर आपके सामने है, जहां आप $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। 50% आप कह रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर से लेके आएंगे, तकरीबन 50 लाख करोड़ में से 25 लाख करोड़ आप प्राइवेट सेक्टर से लेके आएंगे। क्या यह मुमकिन हो पाएगा मौजूदा एटमॉस्फेयर में? देखिए, अगर मौजूदा चीज में हम देखें कि जो सब्सिडी का टारगेट सरकार ने रखा है, जो 2% का रखा है कि जीडीपी का, या 2% से ऊपर जाने नहीं देंगे, तो अगर मैं उसको पेट्रोलियम प्राइसेस के एंगल से देखता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक सरकार डीरेगुलेशन नहीं लेके आएगा तब तक ये सब्सिडी कंट्रोल नहीं हो सकता। और ये पेट्रोलियम फर्टिलाइजर दोनों प्राइसेस में ही आपको मेंटेन करना है 2%, की फूड तो आपने कहा आपका बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आप सब्सिडी को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, जो आपका एंटिसिपेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, जो नेक्स्ट 5-ईयर प्लान के लिए आप रहे हैं कि 1 लाख जो $1 बिलियन का, $1 ट्रिलियन का जो आपका एंटिसिपेटेड अमाउंट है, वो बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि इन केस आपका फिस्कल डेफिसिट वापस राइज कर गया। अगर देखो ये एक रेशो है, अगर आपका जीडीपी नीचे आता है, अभी जैसे 6.9% का हमने जीडीपी देखा है, ग्रोथ रेट जो देखा है, तो उस हिसाब से जो रेशो बनता है तो ऑटोमेटिकली जो फिस्कल डेफिसिट का रेशो है वो हाई हो जाता है। जब आपका ग्रोथ हायर ट्राजेक्टरी में है, ग्रोथ आपका 8-9% है, तो आपका जो स्पेंडिंग है उसके रेशो में कम हो जाता है और आपका फिस्कल डेफिसिट भी नीचे आ जाता है। तो जो ग्रोथ है वो आपका फिस्कल डेफिसिट को कंटेन कर लेता है इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो आने वाले टाइम में गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें कि ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, अगर जैसे सरकार ने एंटिसिपेट किया कि अभी 7.6% ग्रोथ का अनुमान है इस फिस्कल के लिए, तो 6% ग्रोथ रेट मटेरियलाइज हो जाता है। उस केस में हम जो एंटिसिपेटेड फिस्कल डेफिसिट है, जो सरकार सोच रही है कि 4% पे हम रखेंगे, तो उस केस में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो 7.6% का ग्रोथ टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए सरकार को बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे, रिफॉर्म्स को लेना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन को लेके कितने प्रोजेक्ट हमारे रुके हुए हैं, मैं आऊंगा। प्लीज कुमार। देखिए, ऐसा है कि आज अर्थव्यवस्था जो बजट में आंकड़े दिए गए उसमें $2 ट्रिलियन की होगी इस साल
12-13 में। तो अगर आप 5 साल का देखें तो करीब करीब $14 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मतलब 5 साल की होगी, और इससे हमारा सेविंग रेट करीब 35% चल रहा है। तो 35% का मतलब है कि इसमें से 14 ट्रिलियन में से समझिए रफली कि $4.5 ट्रिलियन निकल आएगा हमारा टोटल सेविंग। उसमें अगर $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हमें जो देना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा। चाहे फिस्कल डेफिसिट आज की रफ्तार पे चलता रहे, पर $1 ट्रिलियन निकल आएगा, और जितना सरकार इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ग्रोथ रेट आगे बढ़ेगा। तो ग्रोथ रेट अगर आगे बढ़ा तो हमारे जो ये परेशानी नहीं होने वाली है। 7 लाख करोड़ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया गया है इस साल के बजट पे। मेरा ये कहना है कि आप नॉन प्लान में कुछ सेविंग कर सकते हैं। नॉन प्लान में और भी चीजें आती हैं सब्सिडी के अलावा। सब्सिडी का एक इशू है, सब लोग मानते हैं कि सब्सिडी में जहां भी हम कमी कर सकते हैं। रिफॉर्म की बात हो रही है कि कितना, बाकी भी तो आइटम्स हैं उसमें, और भी आइटम्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट है, ज्यादातर कमिटेड है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, उसमें काफी वेरिएशन हो सकते हैं। 5% की सेविंग, 5% की सेविंग कैन ब्रिंग यू 35,000 करोड़। 88% कमिटेड है उसमें। देखिए ना, 5 चीजों में 88%, 12% में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो इसलिए इतना ज्यादा कोई वहां से नहीं निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कहां पे नॉन कमिटेड है। आप बोरोइंग्स का प्रोजेक्शन कर रहे हैं डेफिसिट के बेसिस पे। जी हाँ। अगर आप बोरोइंग्स को एक्सीड करते हैं, पिछले साल आपने एक्सीड किया, इस साल भी आप एक्सीड करते हैं, आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वहां पे आप सेविंग करिए। आपका जीडीपी ग्रोथ आपने 7.3% प्रोजेक्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आप 9% प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 9% रहेगी, तो आपका टैक्स कलेक्शन अगर अच्छा है, इफेक्टिव है, तो आपकी रेवेन्यू इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि आपको डेफिसिट कंटेन करनी है एट 4%, द प्रोजेक्शन दैट यू हैव मेड। तो उसके लिए आपको रेवेन्यू की तरफ भी ध्यान देना होगा। नॉन प्लान ग्रोथ, आपने सही कहा कि ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, नेचुरली ग्रोथ बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा, आपका सब्सिडी से If I may, obtain करना मुश्किल। I think basically yes, it is true. I think basically revenue side पे देना पड़ेगा। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो काफी कम हो गया पिछले 2 साल में। बट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और चीज बताना चाहता हूँ, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। दूसरी तरफ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर इन बैड शेप। आप पावर सेक्टर देखिए, आप पावर सेक्टर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का लॉसेज आर रनिंग इनटू 70,000 करोड़। उनकी कैपेसिटी, कमर्शियल कैपेसिटी टू इन्वेस्ट कम हो गई। वो तो इसलिए कि सर जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, ये सारे बात ठीक है, मैं रीजन की बात मैं कह रहा हूं कि यू कांट जस्ट इन्वेस्ट दिस मच एंड हैव अ सिक इंडस्ट्री एट द अदर एंड। राइट, हैव अ हेल्थी इंडस्ट्री टू बी एबल टू इन्वेस्ट। तो हमारे पावर सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज है वो काफी लॉसेस बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंट्रोल्स ऑन द टैरिफ्स। ऑन द रोड सेक्टर अब बहुत एम्बिशियस बिड्स आई है। किशनगढ़ अहमदाबाद के लिए कुछ 600 करोड़ की बिड आई है, पर दे कांट मोबिलाइज, पैसे में मिल नहीं रहे। आप टेलीकॉम सेक्टर में तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या हालत है। टेलीकॉम जो हमारा बूम सेक्टर था, वंडरफुल सेक्टर, अभी देखिए आज क्या हालत हो रही है। 3G इज नॉट सक्सीडिंग। सबने बहुत पैसे तो दिए हैं, मगर 3G कैसे काफी मुश्किल हो रही है, और ये 2G का रिवीजन होगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मनी। जो हमारी कंपनीज है who have to invest are all very bad shape. ओके, मेरे पास 1 मिनट है सर। पॉलिसी फ्रंट में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी फ्रंट पे हमें जो ग्लोबल चैलेंज है उसको भी साथ रखना पड़ेगा, जो इंटरनल चैलेंज है उसको भी, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें अपना इंटरनल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से इस समय बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इंटरनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है में भी बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ क्राउडिंग इन इफेक्ट कि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे आगे असर पड़ेगा। कुमार साहब, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हमें एफडीआई को भी बिल्कुल क्लोज नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है, और हमें पैसे की इस समय जरूरत है, पैसे से ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इन एरियाज में जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं है और बहुत कोर एरियाज जिनको हम नहीं मानते, तो एफडीआई को ओपन करना चाहिए। अब सिविल एविएशन में एफडीआई लाने में क्या प्रॉब्लम है जी? हमारे पास सिविल एविएशन में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एयरलाइंस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सेक्टर्स में मुझे लगता है कि सिविल एविएशन में उससे पहले ये दुरुस्त किया जाए कि ये तकलीफें आई क्यों। सही बात, क्योंकि इसको दुरुस्त करने की कोई क्षमता नहीं दिखाता कि वहां हुआ क्या पूरा घपला हुआ। नहीं, वो तो आवश्यक है, बिल्कुल। वो उसके बाद आप वो करेक्शंस बहुत जरूरी है। जो हमारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको तो ठीक करना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनानी पड़ेगी। फ्रंट में आप क्या कहेंगे? देखो, पॉलिसी पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे स्पेंडिंग की जरूरत है,
तो हाउस होल्ड हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है। राइट। इसकी सेविंग्स जो है अभी तक जो देखा गया है वो फिजिकल सेविंग्स में जा रहा है। 50% हाउस होल्ड जो सेविंग्स हैं वो फिजिकल एसेट्स में जा रही हैं, तो उनको फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। उनको डाइवर्ट करने के लिए उनको बहुत सारे एजुकेशन की जरूरत है। अब देखा गया कि हमारा जो डिपेंडेंसी है, जो स्टॉक मार्केट का डिपेंडेंसी है, वो फॉरेनर के ऊपर है। FII ग्रुप्स उसको चलाते हैं, जिसमें रिटेल जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। तो इस तरीके की जो पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा, इंडिया को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा। जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो ठीक है, होना चाहिए, ग्लोबल ओपननेस से ट्रेड बढ़ने से वेलफेयर होता है, लेकिन हमको अपने आप में भी जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको भी उनका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ओके। अब आखिरी 30 सेकंड सरकार के सामने, जैसे अरुण कुमार साहब ने कहा कि इनएक्टिविटी ये बहुत देखी गई पिछले साल में। मसला था करप्शन का, महंगाई का। अन्ना हजारे सर पे बैठे थे, कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये व्यवस्था मुश्किल जरूर थी, इलेक्शन थे सामने, लेकिन आपको लगता है कि आपको इफेक्टिव होकर पॉलिसी पे डिसीजन लेना होगा? हम एक कदम आगे बढ़ते, 3 कदम पीछे खींच लेते। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार अपने पब्लिक सेक्टर पे अभी ध्यान दे और पब्लिक सेक्टर को कुछ डायनामिज्म लाए तो बहुत कुछ होगा। जैसे अरुण ने कहा, कुछ थोड़ा क्राउडिंग इन होगा, माहौल बदल जाएगा। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स, लेट देम डू 1 or 2 or 3 थिंग्स और उस पर फोकस करके, जैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का कुछ हल, प्रॉब्लम्स का हल, कोल सप्लाई, आप कोल सप्लाई का कुछ कर दे जो उनके हाथ में है, वो तो ठीक। बिल्कुल, लैंड एक्विजिशन है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपका क्लियरेंसेस को है। कहो कि तुम ये करो, तुम ये करो, और अपने हाथ में उसको तो ठीक करो पहले। बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि वो अतिरिक्त कदमों में क्या छिपा है, शायद सरकार पॉलिसी डिसीजन को बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देसाई साहब, अरुण कुमार साहब, शर्मा साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार को अपनी नीतियां दुरुस्त करनी होगी, फैसलों में तेजी लानी होगी, और साथ ही साथ एक बुनियादी तौर पे जो सरकार का नारा है इंक्लूसिव ग्रोथ का, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार के सामने जो फिस्कल फ्रंट है, जो पॉलिसी फ्रंट है और जो महंगाई का फ्रंट है, उसमें सरकार लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ एक संतुलित नीति के आधार पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का लोकमंच देखने के लिए।